नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। अमूल वालों से सोडी जी ने तो बहुत ही अच्छा संबोधन किया यहाँ से, और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण। मैं समझता हूँ कि काफी ज्ञान हो गया। क्यों सोडी जी, ज्ञान बहुत हो गया ना। पिछले लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अरे तो टेक्स्ट 2 उठा घंटे लो। से सब सुन ही रहे हैं, और सब ने जो है एक से एक ज्ञानियों ने यहाँ से बात करी है। अब उसमें और ऐड कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं। मैं अब उससे जरा हटके आ जाता हूँ आप लोगों के साथ। अब एक तो हमने रखा है एडवांटेज उत्तराखंड, और संधू साहब ने बहुत विस्तार से शुरू में बताया कि उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा। एक तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी पर्यावरण की और बिजली की। तो पर्यावरण के बारे में देखिए, अभी आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग दिल्ली से आए होंगे, या दिल्ली में रहते होंगे, या नहीं भी रहते होंगे तो घूम फिर के दिल्ली आ जाते होंगे। और हमको भी अभी इस बीच दौरान में जब वो एमसीडी के चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली में काफी दिनों तक रहना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा। तो एक दिन मैं प्रातःकाल 6:30 बजे, मेरी आदत है कि मैं नीचे आ जाता हूँ। मतलब मैं वहां दिल्ली में भी आ गया, उत्तराखंड सदन में नीचे आया तो वहां के एक कर्मचारी ने मुझे कहा, साहब कहाँ जा रहे हैं आप इतने सवेरे? क्योंकि मेरी आदत है मैं घूमने निकल जाता हूँ, एक किसी को ले लेता हूँ साथ में, चूंकि वो जरूरी होता है। वो भी शादी वर्दी में, कोई उसको अलग से वर्दी वगैरह अगर पहने तो पता लग जाता है। तो मैं अपना मास्क वास्क लगा लेता हूँ, मफलर ओढ़ के और ऐसे अपना। तो मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ नेहरू पार्क में, और दिल्ली में रहता तो अक्सर जाता हूँ वहां। बोला साहब बिल्कुल मत जाइए अभी आप। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला आप उत्तराखंड की आदत के होंगे, वहां तो लोग सवेरे से घूमते हैं और बड़ा अच्छा पर्यावरण रहता है, अच्छा पॉल्यूशन का लेवल बहुत हल्का है, वहां है ही नहीं पॉल्यूशन। यहाँ तो बहुत हाई पॉल्यूशन है अभी। ये दीपावली के तुरंत बाद में गया था आचार्य जी। तो मैंने कहा तो क्या नहीं जाते हैं क्या लोग आजकल घूमने? तो बोला नहीं साहब, आजकल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और जाते भी हैं तो जब धूप निकल जाती तब जाते हैं। बोला पूरा जैसा मतलब वो जो पराली का और उसका और सब जो आया था उसके कारण से, हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है। इस बार में गया तो अभी थोड़ा कम है पहले से। कितना था मीनाक्षी जी हम लोग नाप रहे थे? लगभग 250 के आसपास, 370 ना, अभी थोड़ा और कम होगा है? कम है थोड़ा, 270 के आसपास कुछ बता रहे थे। मैं पूछते रहता हूँ। अब यहाँ घूमेंगे आप तो बिल्कुल आपको लगेगा। और मेरा सच बताऊं तो पता नहीं, रात में मैं ये बात अभी भी ने कहा कि थोड़ा मैं हटके बता रहा हूँ आपसे। तो रात को, हालांकि 10 बजे तक वहां रात में हमारी मीटिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग, और 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुंचते थे अपने उत्तराखंड सदन वापस। तो 4-5 दिन में वहां तो कुछ नहीं हुआ। जब मैं यहाँ आया तो तब मुझे लगा कि मेरा जो है गला ही चोक हो रहा है, सब सर्दी लग गई, क्या हो गया, नाक बह रही है। तो लोगों ने कहा कि ये जो है उसका इफेक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में रहेंगे नहीं लोग, लेकिन उत्तराखंड में रहेंगे तो आपको जो है तो एक तो ये फायदा है सबसे बड़ा। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो राज्य है वो हर प्रकार से इंडस्ट्री फ्रेंडली। अभी हम लोग क्या, फिल्म में तो हमको मिला ही था ना पुरुषोत्तम जी, पहला फिल्म वाले में, फिल्म जो, हाँ उसमें तो हमको पहला अवार्ड मिला है। तो हम लोग ये चाहते हैं आप सबके सहयोग से, हमारे आचार्य जी जो इतना बड़ा पतंजलि उसके
माध्यम से लगातार हर्बल पार्क, नए नए प्लांट, और इनके जन्मदिन पर हम गए थे तो क्या करा था आपने, 51 क्या था वो आचार्य, 51 इन्होंने जो है बड़ी बड़ी अलग अलग पुस्तकें वहां पर हम लोगों से विमोचित करवाई। पता नहीं कहाँ कहाँ का, और इनकी यात्रा भी हुई अभी एक, उसमें भी ये बड़ा उत्तराखंड की खोज के लिए कितने अनाम चोटियों पर, तो हम भी गए थे इनके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक इनको छोड़ने के लिए कि जल्दी आ जाना करके वहां से आप। तो ऐसे अनेकों कार्य जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड हमारा जहां धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का विश्व केंद्र होने के साथ साथ जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उससे भी पूरी तरह से आच्छादित है। जहां देखिए बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, चारों धाम यहाँ है, गंगा जी, यमुना जी, अनेकों अनेकों नदियां यहां से जो प्रवाहमान रहती, 12 महीने बह रही, उधर से काली, फिर आगे उसमें गोरी, काली गंगा, गोरी गंगा, फिर जो है उसमें सरयू मिलती है, राम गंगा मिलती हैं, आगे आकर फिर जो है वो शारदा बन जाती हैं, कोसी बह रही है उधर को, अनेकों अनेकों नदियां पर्वतों से आच्छादित है। भारत सरकार ने इस बार पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया तो सबसे अधिक हम ही लोगों को खुशी हुई। संधू साहब हमारे एनएचएआई में रहे तो इन्होंने यहाँ इतनी रोडों के बारे में बता रहे थे, और इनके साथ साथ मुझे भी उतनी रोडें याद हैं, क्योंकि मैं जब एक विधायक के रूप में भी मैं लगातार इनके टच में रहता था। इनसे कहता था साहब आप यहाँ बना दीजिए, आप वहां बना दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो इनका भी विशेष लगाव था। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर 4 धाम की सारी सड़कें हमारी बन गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद ऑल वेदर रोडें बनी हैं, वनों से आच्छादित है। सोडी साहब हमारे यहाँ पर 71% वनों से आच्छादित है। टोटल जो हमारा एरिया है 71% फॉरेस्ट है, नदियां हैं, पर्वत हैं, वनों से आच्छादित है, और हर प्रकार का यहां पर सौंदर्य है। तो अपने आप में मैं समझता हूं कि वियतनाम वाले आए हैं, वो हमारा जो ये है स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है उत्तराखंड। तो उसको सुसज्जित करने के लिए हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में और फूड प्रोसेसिंग में, फूड उत्पादन में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे कीवी हो, या हमारे अन्य जो परंपरागत रूप से जिनके बारे में गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बात करी, उन सब में बहुत अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से बहुत नजदीक है, देश की राजधानी से। अभी जो एलिवेटेड रोड बन रही है, तो एलिवेटेड रोड बनने के बाद आप लोग जो लोग सब लोग यहाँ जॉली ग्रांट आए होंगे, ज्यादातर लोग जॉली ग्रांट आए होंगे, और जो रोजमर्रा के आने जाने वाले हो गए होंगे वो तो अब हवाई यात्रा कम ही पकड़ रहे हैं, और आने वाले समय में तो बिल्कुल ही मतलब बंद ही हो जाएगी। मतलब सेवा तो चलती रहेगी लेकिन लोगों का आना जाना कम होगा। जो बंबई से आ रहे होंगे या हैदराबाद से आ रहे होंगे, बेंगलोर से आ रहे होंगे, या देश के किसी अन्य कोने से आ रहे होंगे तो वो आएंगे। लेकिन दिल्ली से देहरादून आने के लिए, दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए, दिल्ली से ऋषिकेश आने के लिए, मसूरी जाने के लिए वो हवाई जहाज नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हवाई जहाज से आएंगे तो कम से कम उनको सब मिलाएंगे तो 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। इतना लग जाएगा संधू साहब? मीनाक्षी आप तो जाते रहते हैं, तो 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले हमको जाना पड़ता है घर से। 1 घंटा फ्लाइट का मान लीजिए, सब मिलाकर 1 घंटा आने और जाने में, बाहर निकलने में, और 1 घंटा कम से कम जो आपका गंतव्य स्थान होगा वहां जाने के लिए लगेगा।
और बाई रोड जब आएंगे तो आपकी गाड़ी होगी, आपका ही ड्राइवर होगा, आपका सामान भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आप सीधे रोड से आएंगे, सब जगह आसानी से पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हमारे जहाँ पहले हरिद्वार हम लोग जाते थे, यहाँ से तो हरिद्वार जाना बड़ा कठिन था, जाम लग जाता था साहब, यहाँ 1-1 घंटे का जाम। और 45 मिनट की अब दूरी, 45 मिनट में हरिद्वार से देहरादून पहुंच जाते हैं। पहले 2 घंटे 3 घंटे लगते थे। उससे आगे आप ये सिंगल साहब बैठे हैं, इनके यहाँ जसपुर जाने के लिए अब कई घंटे लगते थे, अब तो मैं समझता हूँ कि ये 3 घंटे में या 2.5 घंटे में यहीं पहुंच जाते होंगे, मैं देखा। और अभी दिल्ली से जब आप वहाँ हल्द्वानी जाएंगे या रामनगर जाएंगे या रुद्रपुर जाएंगे, तो जहाँ रुद्रपुर का बाईपास बन रहा है, जो संधू साहब ने बताया, रुद्रपुर वाला बाईपास है, रामपुर का बाईपास है, मुरादाबाद का बाईपास, तो ये सब जब पूरे के पूरे जब बन जाएंगे तो कनेक्टिविटी बड़ी आसान हो जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पंतनगर का हवाई अड्डा है, पंतनगर का हवाई अड्डा भी, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने आने वाले समय में। क्योंकि पिछले दिनों कुछ उसकी जमीन को लेकर थोड़ा ठीक से उस पर काम जितना होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो पाया, तो लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है, मैंने बीच में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी से भेंट करी है और वह भी सहमत है, और हम लोग एक सर्वे भी उसका हो गया है, जल्दी ही उस पर काम हो जाएगा। तो उधर का जो बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, या सिटकुल पंतनगर, सितारगंज, महुआ खेड़ागंज, महुआ डाबरा, बाजपुर, आसपास के क्षेत्रों में वहां जाने के लिए भी, और पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा चलाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे। तो बहुत सारे कामों पर, चूंकि अभी यहाँ पर जहाँ चर्चा हो रही है, तो ऐसे अनेक कामों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छी हो। एक रोड हमारी यहाँ पर ग्वालदम से, आप लोग जब उधर कर्णप्रयाग जाएंगे तो उससे आगे ग्वालदम है, ग्वालदम से सिमली और गरुड़ बागेश्वर होते हुए वो जलजीबी तक जाती है, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जो है हमारी उसी रोड से आगे आने वाले समय में होगी। और इस बार टूरिज्म के क्षेत्र में जो हमारा एक रिकॉर्ड बना, तो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लवाना होटल के ध्वस्तीकरण पे आज सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होगी। एलडीए ने जारी किया था ध्वस्तीकरण का नोटिस। होटल मालिक ने दाखिल की थी याचिका। एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। जी हां, लवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई होने वाली है आज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद होटल मालिक ने इस याचिका के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की थी। एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ये वही होटल लवाना है जहां पर अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई थी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर आज सुनवाई होगी, बताया जा रहा था, जिसके बाद ये खबर आई थी मीडिया में कि ये जो होटल है ये अवैध जो मानक है उनके विपरीत बना हुआ है, मानकों के अनुसार ये होटल नहीं बना हुआ है, जिसके बाद एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण को लेकर कोर्ट में याचिका नोटिस जारी किया था। लेकिन जो होटल मालिक हैं उन्होंने इस याचिका के खिलाफ कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की आज सुनवाई होगी। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद होटल मालिक ने दाखिल याचिका डाली थी और एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ ये याचिका दाखिल की थी, और आज इस याचिका पर सुनवाई होगी लखनऊ की बेंच में। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लखनऊ में लवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई होगी आज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था होटल लवाना के मालिक को, जिसके बाद होटल के जो मालिक है उसने एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं लाइव। चंदन, लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर आज सुनवाई होगी, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? बिल्कुल, मैं पूजा आपको बता दूं, जिस तरह से लेवाना पर जो लेवाना अग्निकांड हुआ था 5 सितंबर को, उसके बाद से जो लेवाना के जो मालिक है उन्होंने एक याचिका दायर किया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में हालांकि आज जो सुनवाई है वो सुनवाई आज 1 बजे से शुरुआत होनी है उसकी, और 2 से 2:30 के बीच में उस पर जो फैसला आ जाएगा। फैसला आने के बाद अब देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या लेवाना एक बार जमींदोज किया जाएगा या लेवाना को इसी तरह से जो है फिर जो है संरक्षण दे दिया जाएगा। जी अभिनव, एलडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था होटल लेवाना के जो मालिक है उसके खिलाफ। होटल मालिक ने याचिका दाखिल की थी एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या ध्वस्तीकरण के मामले में आज सुनवाई होनी है और आज तय होगा कि इस होटल को गिराया जाएगा या नहीं? क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल सकता है इसको लेकर आज? बिल्कुल, मैं पूजा आपको बता दूं, जिस तरह से आज जो सुनवाई होने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या लेवाना होटल गिराया जाएगा या एक बार फिर लेवाना होटल को इसी तरह से जो है इसको छोड़ दिया जाएगा। अब देखने वाली बड़ी बात होगी, जिस तरह से जो आज फैसला सुनाया जा रहा है, फैसला आने के बाद ही जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। फिलहाल जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसने 9 तारीख को जो होटल है इसको गिराने का एक आदेश भी जारी कर दिया था। नोटिस लगाई गई थी, नोटिस बाकायदा चस्पा हुई थी लेवाना पर, लेकिन उसके बाद से जो मालिक है लेवाना के मालिक ने एक याचिका दायर किया था। याचिका पर आज बड़ी सुनवाई है, सुनवाई के बाद बड़ा फैसला आ सकता है। जी पूजा। अभिनव, जब लेवाना होटल अग्निकांड सामने आया था उसके बाद ये भी खबर आई थी कि ये जो होटल है वो मानकों के विपरीत बना हुआ है, जिसके चलते इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एलडीए ने की थी, लेकिन याचिका डाल दी गई कार्रवाई के खिलाफ एलडीए की। तो क्या लग रहा है कि जो जांच सामने आई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया था पुलिस की? क्या ये जो होटल है वो मानकों के विपरीत बना हुआ था? बिल्कुल पूजा, अगर होटल की बात की जाए तो ना तो उसका जो है नक्शा पास है, ना ही उसमें फायर एग्जिट के जो फायर से संबंधित जो चीजें हैं, फायर की एनओसी भी नहीं है। जो मानकों के विपरीत की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये होटल बना हुआ था पूरी तरह से अनलीगल होटल था। अब इस पर देखने वाली बड़ी बात होगी, जो आज का जो फैसला है, फैसला आने के बाद ही तस्वीरें कुछ साफ हो पाएंगी। जी पूजा। ये इलीगल होटल बना हुआ था आप बता रहे हैं, तो ये होटल कब से चल रहा था? क्योंकि बड़ा सवाल है, ये होटल कई पुराना है और काफी समय से चल रहा था, और अब जब इसमें एक अग्निकांड हुआ तब इस मामले का खुलासा हुआ कि ये होटल मानकों के विपरीत था, इसमें एनओसी नहीं थी या इसमें और भी कई खामियां थी। तो प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। देखिए पूजा, जब चीजें जब सामने आती, जब वहां घटना हो जाती है, कई ऐसे तमाम होटल जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ में बने हुए हैं, ऐसे तमाम होटल जिसके जो मानक के विपरीत बने हुए हैं, लगातार एलडीए जो है लेवाना के बाद से जागा है और लगातार ऐसे होटलों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। और देखने वाली बड़ी बात होगी क्या जो है इस पर जो आज का फैसला आना है हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। जी पूजा। इस होटल पे एलडीए कार्रवाई कर रहा है, प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो प्राधिकरण की कार्रवाई में अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है और क्या क्या एक्शन होटल के खिलाफ लिए गए हैं? बिल्कुल, होटल के खिलाफ जो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से तो सील तो कर दिया है, और जो अगर मानक की बात की जाए तो बिना नक्शे के बना हुआ है होटल, और अगर फायर एग्जिट की बात की जाए और अगर फायर एनओसी की बात की जाए तो ऐसा जो मानक है, मानकों को ताक पर रखकर होटल चल रहा था। जब अग्निकांड हुआ उसके बाद से शासन और प्रशासन जागा है। अब आज जो फैसला आना है पूजा, आज फैसले के बाद कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या आगे की रणनीति रहेगी लखनऊ विकास प्राधिकरण की। जी बिल्कुल, फैसले का इंतजार करना होगा, फैसले के बाद ही ये सामने आएगा कि ये होटल रहेगा या फिर इसको ध्वस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण के मामले में आज सुनवाई होगी। लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लेवाना अग्निकांड के बाद लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण को लेकर एलडीए ने कार्रवाई की थी, लेकिन जो होटल मालिक है उसने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है।
वहीं श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के तौर पर मिले थे, उनका श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है और सीएफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो हड्डियों के टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के ही थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसके बाद महरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए थे और जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था और अब सीएफएसएल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें श्रद्धा के डीएनए की पुष्टि हो गई है कि वो जो हड्डियां मिली थी, जो आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की थी, उनको लैब में भेजा था जांच के लिए, वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। तो दिल्ली पुलिस के हाथ श्रद्धा हत्याकांड में एक बड़ा अहम सबूत लगा है। श्रद्धा की महरौली के जंगलों से हड्डियां बरामद की थी और उसके पता से डीएनए का मिलान हो गया है। तो दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और अब इन सबूतों को वो कोर्ट में पेश कर पाएगी, जिसके बाद आरोपी आफ्ताब को सजा मिलेगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी अपडेट सामने आई है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। महरौली के जंगलों से पुलिस ने जो शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए थे, हड्डियां बरामद की थी, उनका श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। यानी कि ये बात पुख्ता हो गई है, ये प्रूफ हो चुका है कि जो हड्डियां मिली थी पुलिस को वो श्रद्धा की ही थी। सीएफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उससे पूछताछ की थी, जिसके बाद उसने बताया था कि उसने किस तरह श्रद्धा की हत्या की और हत्या के बाद जो शव को टुकड़े में काटा, 35 टुकड़े किए थे शव के और फिर उसको जंगलों में फेंक दिया था। वही आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने हड्डियों के कुछ टुकड़े बरामद किए थे और उनको फिर लैब में भेज दिया था जांच के लिए। और सीएफएसएल रिपोर्ट अब सामने आई है जिसमें यह खुलासा हो गया है कि जो हड्डियां पुलिस ने बरामद की थी वो श्रद्धा की ही थी। तो दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा है और अब दिल्ली पुलिस कोर्ट में इन सबूतों को, इन रिपोर्ट को पेश कर पाएगी, जिसके बाद आरोपी आफ्ताब को श्रद्धा मर्डर केस में सजा मिलेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव शिवम सोनी जुड़ चुके हैं। शिवम, दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत ही अहम सबूत लगा है। सीएफएसएल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पुख्ता हो गया है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने बरामद की थी वो श्रद्धा की ही थी। देखिए पूजा, श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को इसे अब तक की मिली सबसे बड़ी सफलता कहेंगे। पुलिस को ये सबसे बड़ी सफलता मिली है। जो एक अहम सुराग था हत्या का, वो अब पुलिस के हाथों मिल गया। यानी कि अब आफ्ताब को सजा दिलाने में बेहद आसानी होगी, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा के 18 मई को 35 टुकड़े किए थे और उन 35 टुकड़ों को महरौली के जंगलों में अलग अलग ठिकानों पर फेंका था जी। पुलिस ने उनको बरामद किया, हड्डियों के अवशेष को। इसके बाद सीएफएसएल में इसकी जांच हुई और इसका डीएनए अब मैच हो गया है श्रद्धा वाकर के पिता यानी कि विकास वाकर से जी। ऐसे में अब सबसे बड़ा जो सबूत है वो दिल्ली पुलिस को मिल गया है। अभी जुडिशियल कस्टडी में आफ्ताब और जैसे जुडिशियल कस्टडी खत्म होने को होगी उससे पहले इसकी साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है और साकेत कोर्ट में अब पूरी उम्मीद है पूजा कि अब आफ्ताब को ऐलान सजा हो जाएगा, सजा का ऐलान आफ्ताब को हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा आफ्ताब को मिलेगी, क्योंकि हालांकि आफ्ताब इस जुर्म को पहले से ही कबूल चुका है कि उसने श्रद्धा वाकर की हत्या की, उसने 35 टुकड़े किए। 18 मई को किस तरह से उन दोनों का झगड़ा हुआ और श्रद्धा उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब नहीं चाहता था कि ब्रेकअप हो। लेकिन अब जो सबसे अहम जो कड़ी है, दिल्ली पुलिस ने जो कड़ी मेहनत की, महरौली के जंगलों में जाके, गुरुग्राम के जंगलों में जाके उसका जबड़ा भी फेंका था, जबड़ा भी मिला है। तो विकास वाकर से श्रद्धा वाकर के पिता से डीएनए मैच हो गया और बहुत मुमकिन है कि अब की बार जब पेशी होगी माफ कीजिएगा आफ्ताब की, तो आफ्ताब को सजा का ऐलान शायद कोर्ट कर दे। बिल्कुल शिवम, दिल्ली पुलिस के हाथ ये बड़ा अहम सबूत लगा है और अब आफ्ताब को सजा मिलने का जो रास्ता है वो भी अब साफ होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक बड़ा अहम सबूत लगा है। अब आफ्ताब को सजाए ऐलान होना बाकी है। आईआरसीटीसी स्कैम मामले में लालू यादव के खिलाफ
आरोप जो लगे थे उस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। इससे पहले कोर्ट ने कल यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान लालू यादव के वकील ने उनका पक्ष रखने की अपील की थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि जो आवेदन दाखिल किए गए उसमें कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। सीबीआई की तरफ से अपील की गई कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन की बचाव पक्ष की मांग न मानी जाए। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर प्राइवेट डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी दस्तावेज बचाव पक्ष को दिखाने के निर्देश दिए हैं। तो IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोपों पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। IRCTC मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान लालू यादव के जो वकील हैं उनका पक्ष रखने की अपील की गई थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई को आज के लिए निर्धारित किया गया था। बता दें कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें उनके वकील ने अपना पक्ष रखा था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां इंटर में पढ़ने वाली दलित छात्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि छात्रा एक मनचले युवक की हरकतों से काफी परेशान है। इस डर से छात्रा ने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। बड़ा गंभीर आरोप छात्रा ने लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।